स्कूल डेज याद होंगे तो स्कूल के दिनों में हम सब एक ही किताब पढ़ते थे, हम सब एक ही टीचर से पढ़ते थे, लेकिन हम सब में से कोई स्टूडेंट फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड और कोई बस पास होकर के रह जाता था। तो यूपीएससी, पीसीएस एग्ज़ाम या किसी भी तरह के गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस वही पूछे जाते हैं, सिलेबस सेम होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स टॉप कर जाते हैं, कुछ सेलेक्ट हो जाते हैं और कुछ सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? हेलो माय करची से कलम तक फैमिली एंड हेलो ऑल स्टूडेंट्स। आज की वीडियो है मेंस आंसर राइटिंग स्किल के बारे में। मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है। मैंने ये इंट्रोडक्शन इसलिए दिया क्योंकि हर स्टूडेंट्स का पढ़ने का तरीका, हर स्टूडेंट्स का अलग ही एक अपना पैटर्न होता है, क्योंकि हर स्टूडेंट्स अलग होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सभी को कॉमन लेकर के चलनी पड़ती हैं। तो वो कॉमन चीज़ें क्या हैं जो सभी स्टूडेंट्स को करना चाहिए या सभी स्टूडेंट्स करते हैं। तो क्वेश्चन है ये है, हाउ टू राइट अ परफेक्ट आंसर, कैसे आप एक परफेक्ट आंसर लिख सकते हैं मेंस में। और दूसरा क्वेश्चन ये है, हाउ डू बिगिनर्स प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बिगिनर्स कैसे करें। अब जैसे ये बिगिनर्स वर्ड आता है तो आपको ये पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो दो प्रकार के हैं। एक जिन्होंने कोई भी एक मेंस, दो मेंस, तीन मेंस दे रखा है, और दूसरे प्रकार के स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने अभी तक एक भी मेंस नहीं दिए, जिनका ये पहला मेंस होगा। अभी अगर जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया है तो उनके लिए पहला मेंस होगा। तो क्या दोनों लोग की तैयारी एक तरह से होगी? अब आप बताइए, आपके सवाल का जवाब आपको मिला कि दोनों की तैयारी एक जैसी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी मेंस लिख रखा है, तो प्री का रिजल्ट आते ही डायरेक्ट आंसर प्रैक्टिस कर लेते हैं, करना शुरू कर सकते हैं। बट ये जो सेक्शन है, अगर वो ये करने लगता है तो ये मेंस में क्वालिफाई नहीं करने की तरफ इनका स्टेप होता है। अब आप सोचोगे मैंने ऐसा क्यों बोला, तो जो लोग भी अभी तक बिगिनर्स हैं मेंस आंसर राइटिंग जिन्होंने नहीं किया है, तो वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, सुने और मेरी बातों को समझने की कोशिश करें और समझने के बाद उसको अप्लाई करें। कैसे? अगर आप इससे पहले आपने मेंस नहीं दिया है और प्री का रिजल्ट आते ही सीधे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने लगोगे तो उससे आपको क्या नुकसान होगा, इसको मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दे करके बताती हूँ। जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो तैयारी शुरुआत करते ही प्री के साथ साथ ही मैंने आंसर राइटिंग करना शुरू कर दिया था। मतलब प्री की तैयारी भी कर रही थी और आंसर राइटिंग भी कर रही थी। मैंने अपने टीचर से उसे चेक कराया तो मेरे टीचर ने उसमें दिया कमेंट सेक्शन में, अच्छा प्रयास है। लगातार 1 महीने तक मुझे हर आंसर पे यही आता था, अच्छा प्रयास है, अच्छा प्रयास है। जबकि मेरे साथ के और स्टूडेंट्स जो थे उन्हें गुड, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग तक के कमेंट्स मिलते थे। तो मुझे ना धीरे धीरे डीमोरलाइज फील होने लगा कि मैं इतनी सारे कोशिश करके एक आंसर लिख रही हूँ और उसमें मेरे टीचर मुझे सिर्फ ये दे रहे हैं कि मैंने अच्छा प्रयास किया। उस समय अगर मेरे टीचर मुझे कुछ समझाते तो शायद मुझे समझ में भी नहीं आता, क्योंकि जब आप खुद अपने अनुभव से चीज़ों को सीखते हैं ना तो वो लाइफ टाइम आपको याद रहता है। उसके कुछ टाइम बाद, प्री देने के बाद, मेंस देने के बाद ये रियलाइज़ होता है कि जो हम उस समय आंसर लिख रहे थे वो सिर्फ हमने एक चैप्टर को पढ़ के आंसर लिखा था, और जब हमने उस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ लिया उसके बाद जो हमने आंसर लिखा उसका लेबल और इसका लेबल ही बिल्कुल अलग था। तो मुझे समझ में आया अच्छा प्रयास और आउटस्टैंडिंग के बीच का अंतर। जब मैंने अगले साल उस आंसर को खुद पढ़ा तो मुझे लगा कि मैंने ये तो पूरी बुकिश लैंग्वेज उतार दी, मैंने बुक से ही कट पेस्ट कर दिया है, इसमें मेरे सेल्फ थॉट तो है ही नहीं। और जब मैंने 1 साल बाद वो आंसर लिखा तो उसमें मेरा पूरा सेल्फ थॉट था, क्योंकि मैंने सारी किताबें पढ़ ली थी। सेम यही चीज़ बिगिनर्स के लिए होता है और जो ऑलरेडी मेंस दे चुके रहते हैं। तो आपको ये अंतर, इसमें आपको डीमोरलाइज, लेस कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं कि आप पहली बार मेंस दे रहे हैं। पहली बार मेंस देने के पर भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स टॉप कर जाते हैं अगर उनकी प्लानिंग सही होती है, उनका तरीका सही होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्री का रिजल्ट आते ही सीधे आंसर प्रैक्टिस पे मत चले जाइएगा। अब दूसरी बात, तो फिर बिगिनर्स कैसे आंसर प्रैक्टिस करें, उनका क्या स्टेप हो, कम समय में कैसे आंसर प्रैक्टिस कर लें। इसका सिंपल है कि आप अपनी रोज की पढ़ाई को 4 सेक्शन में बांट लीजिए। वो सेक्शन क्या है? पहला, रीड रीड रीड, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। पीटी के फैक्ट्स को भूलिए मत, पीटी के फैक्ट्स को अपने दिमाग में ले करके पढ़िए। क्यों?
क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आता है, जैसे कि मान लीजिए अशोक के धम्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या महात्मा गांधी के आंदोलन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप बिना फैक्ट्स के उस आंसर को फॉर्मेट कर ही नहीं सकते हैं। उसमें सिर्फ आपके थॉट या और भी चीज़ें ऐड करने से वो आंसर कंप्लीट नहीं होगा अनटिल अनलेस आप उसमें फैक्ट्स को इंक्लूड ना करिए। तो जो पीटी के फैक्ट्स हैं ना, वो आपके 50% से 60% मेंस में काम आते हैं। तो रीड रीड रीड, फैक्ट्स आपने प्री में पढ़ लिया, अब आपको फैक्ट्स को छोड़ करके बाकी थॉट्स कंसेप्ट्स को रीड करना है। तो फर्स्ट पार्ट आपको क्या करना है, रीड रीड रीड। इसके बाद रीड में क्या करना है, आपको डीप स्टडी करनी है। अभी तक आपने ऊपर अपर लेयर से फैक्ट निकाल के, जैसे दूध में मलाई निकलती है ना, आपने मोटी मलाई निकाल ली है, मतलब आपने फैक्ट्स याद कर लिया है। अब आपको बस नीचे वाले लेवल यानी कि सिर्फ अब उसको डीपली कंसेप्ट को पढ़ना है। फैक्ट्स आपको ऑलरेडी रटे हुए, उसमें आप एक्स्ट्रा टाइम मत वेस्ट करिए। अब नॉवेल की तरह आप किताबों को रीड करिए, टॉपिक्स को रीड करिए। जो लोग सेलेक्टिव स्टडी करते हैं यानी सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं मेंस के टाइम में, वो भी यही करें। जो पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं वो भी यही करें। फर्स्ट स्टेप इज रीड रीड रीड। अब सेकंड स्टेप आते हैं, डीप रीड करना है। सेकंड स्टेप थिंक थिंक थिंक। तो थिंक में क्या है कि आप पढ़ने के बाद किताब को बंद करके उस टॉपिक के बारे में सोचिए कि आपने क्या क्या पढ़ा। जब तक आप सोचिएगा नहीं तब तक आप आंसर फॉर्मेट नहीं कर सकते, खासकर एग्जामिनेशन हॉल में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आप ये नोट डाउन करके रख लो। जब तक आप किताबों को बंद कर करके उस टॉपिक के बारे में सेल्फ थॉट नहीं करोगे कि आपने क्या क्या पढ़ा, आपने क्या क्या इससे कंक्लूजन निकाला, क्या क्या चीज़ें आपको मेमोराइज रही, याद रही, तब तक आप एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको क्या करना, थिंक करना। वो थिंक कैसे कंप्लीट होगा, जब आप उसको डिस्कस कर लोगे। तो डी फॉर डिस्कस करना। किसी से भी डिस्कस करो, नहीं कुछ तो खुद से डिस्कस कर लो। आईने के सामने बैठ जाओ, मोबाइल का कैमरा ऑन करके बैठ जाओ, बस डिस्कस करो और देखो बोलते 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 कितनी नई चीज़ें आपके मन से खुद ही निकल जाएंगी। तो सेकंड स्टेप क्या है, थिंक। थर्ड स्टेप क्या है, राइट। अब आप सोचोगे मैं तो बहुत जल्दी ही राइटिंग पे आ गई। नहीं, ये 2 स्टेप के बाद आप जब राइटिंग करते हो ना तो अच्छी राइटिंग होती है। लेकिन यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, शब्दों को लिमिटेड मत करिए कि मुझे 150 शब्द में लिखना है क्योंकि एग्जाम में 150 शब्द आएगा। नहीं, जो बिगनर्स हैं उन्हें ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों, मैं बताती हूँ आपको। आपको पूरा डिटेल में लिखना है किसी भी टॉपिक को, चाहे वो समुद्रगुप्त के बारे में पूछे, चाहे अशोक के बारे में पूछे, या फिर पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछे, ज्योग्राफी में भारत की नदियों के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, आपको उसको डिटेल में लिखना है। जितना डिटेल लिख सकते हैं, इससे क्या होगा, क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में परमानेंट फीड हो गई और किन की क्या चीज़ें मिस हो गई, ये अंदाज़ा आपको लग जाएगा। इसलिए आप उसको डिटेल में लिखिए। अब डिटेल में लिखने के बाद डी फॉर डिटेल हो गया, डी फॉर डीप, डी फॉर डिस्कस। अब फोर्थ स्टेप क्या है, एडिट, काट छाट करना। अब ये काट छाट कैसे करिएगा, आप खुद अपना आंसर रीड करिएगा और फिर अलग कलर के मार्कर से उसको डिलीट करिएगा। उसमें से क्या चीज़ें हैं जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने एक्स्ट्रा लिख दी, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। जब आप उसको काट छाट करोगे, एडिट करोगे, तो अपने आप वो आंसर 150 वर्ड में तैयार हो जाएगा। पहले ही मान के चलोगे 150 लिखना, खासकर जो बिगिनर्स हैं, तो फिर आपके बहुत सारे पॉइंट्स छूट जाएंगे और आप खुद में एनालाइज नहीं कर पाओगे कि हमें क्या लिखना था और क्या छोड़ना था। लेकिन आप जब डिटेल में लिख के उसको पढ़ करके एनालाइज करके तब उसको डिलीट करोगे ना, एडिट करोगे, तो एक परफेक्ट आंसर निकल के आएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि चाहे वो बिगनर्स हो, चाहे जिन्होंने 1-2 मेंस दे रखा हो, ये फंडा सभी के साथ काम करता है, सभी को ये अप्लाई करना चाहिए। क्या करना है, हाउ टू राइट आंसर परफेक्टली, हाउ टू राइट अ परफेक्ट आंसर, हाउ डू बिगनर्स प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। ये सबका एक ही जवाब है, रीड रीड रीड, डीपली रीड, थिंक 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 विथ डिस्कशन, राइट 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 विथ डिटेल आंसर राइटिंग, एंड एडिट एडिट एडिट, डिलीट एक्स्ट्रा लाइंस। लास्ट में हमने कंक्लूजन क्या निकाला है कि आपके आंसर में एक पहला पॉइंट होना चाहिए कि क्वेश्चन का क्लियर मैसेज होना चाहिए। अब जैसे समुद्रगुप्त से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने नोट करके लिखा है कि समुद्रगुप्त ने कैसे एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, क्या यह एक युगांतकारी घटना है। तो इसमें 3 पार्ट है, एक तो समुद्रगुप्त, दूसरा उसका विशाल साम्राज्य और तीसरा पार्ट है युगांतकारी घटना। क्वेश्चन के 3 पार्ट है। अब आपको ये देखना है कि आप समुद्रगुप्त पे कितना वर्ड दोगे, उसका विशाल का है साम्राज्य पे कितना वर्ड दोगे, और वो युगांतकारी घटना थी इस पे कितना दोगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है युगांतकारी घटना को पर फोकस्ड करना। तो उसके बाद आप एडिट करना। तो आपको ना क्वेश्चन का
क्लियर मैसेज देना है। तो इसमें क्लियर मैसेज क्या देना था इस क्वेश्चन में आपको, कि वो उसकी जो विजय थी वो युगांतकारी घटना थी, ये लास्ट में क्लियर मैसेज जाना चाहिए। दूसरा, टू द पॉइंट। टू द पॉइंट इसलिए मैंने क्वेश्चन इसलिए पढ़ के बताया आपको, क्योंकि टू द पॉइंट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो समुद्रगुप्त का पूरा फैक्ट जितना याद होता है ना, सब पट 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 पर उसमें फीड करने लगते हैं। नहीं, आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर को टू द पॉइंट लिखना, और जितने ज़्यादा पॉइंट्स लिखेगा उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट को उसमें डाल करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो आंसर हमेशा टू द पॉइंट होना चाहिए। तीसरा, आंसर का हर पैराग्राफ एक दूसरे से लिंक होना चाहिए। जैसे अभी मैं आपसे इतनी सारी चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ और अचानक से मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बताने लगूँ तो आप ये वीडियो स्किप कर जाओगे। क्यों? क्योंकि मेरा आपसे वो इंटरलिंक नहीं हो पाएगी ये बात। जो सोच के आपने ये वीडियो क्लिक किया है वो आपको नहीं मिलेगा और आप स्किप कर जाओगे। तो आंसर भी उसी तरह से होता है, हर पैराग्राफ एक दूसरे से इंटरलिंक होना चाहिए। और तीसरा, सिंपल। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्या गलती कर जाते हैं आंसर राइटिंग में, उसी का एक पॉइंट है ये। अपने आंसर को कीप सिंपल, अपने आंसर को एकदम सिंपल रखिए। बहुत ज़्यादा हाई फाई शब्दों का इस्तेमाल करके उसको बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोले, ऐसा मत बनाए कि पढ़ने वाले के लिए वो बोझिल हो जाए या बोरिंग हो जाए। तो क्या करना है, क्लियर मैसेज, टू द पॉइंट, इंटरलिंक होना चाहिए और कीप सिंपल। इन 4 बातों को याद रखिए, इस स्ट्रक्चर को याद रखिए और तब आज ही से आप मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए और इस चीज़ को फॉलो करिए। उसके बाद आप अपने आंसर राइटिंग में खुद ही अंतर देखिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में जाकर अपने व्यूज़, अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज मुझसे ज़रूर पूछिए। चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि रोज की वीडियो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी क्लासेस की लिंक दी हुई है, उसको क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।